अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग करने जा रहे हैं EDU 406 का लेक्चर नंबर 14 से स्टार्ट। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आए होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। फीचर ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम फीचर ऑफ रिफ्लेक्शन में देखें तो 3 स्टेप रिफ्लेक्टिव फ्रेमवर्क आपके सामने आता है। ये सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिशन को इनकरेज कर रहे होते हैं कि वो थिंक करे क्रिटिकली। अब ये जो थिंकिंग हो रही होती है ये अबाउट द इवेंट हो रही होती है। आपके पास एग्रेटिव फ्रेमवर्क्स होते हैं, क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस हो रही होती हैं, ये प्रमोट की जाती हैं। अब ये प्रमोट जो की जाती हैं ये इंगेजमेंट की मतलब इन दैट सेंस कि आप इंगेजमेंट कर रहे होते हैं, लाइक इंगेज हो रहे होते हैं उस लेवल से। देन आपके पास सेकंड आता है पर्सनल प्रैक्टिस थ्योरी, PPT। PPT स्टैंड फॉर पावर पॉइंट नहीं होता आपके पास। अच्छा, मैंने वो एक पेपर देखा था, उसमें वो लिखा हुआ था PPT स्टैंड फॉर एंड करेक्ट आंसर उसने लगाया हुआ था पावर पॉइंट। पावर पॉइंट नहीं होता। PPT इज अ पर्सनल प्रैक्टिस थ्योरी। रिसर्चर्स अब इसमें क्या करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीचर बिलीफ और क्लासरूम प्रैक्टिसेस के दरमियान। वो जो टीचर जो होती है वो एक्सपीरियंस कर रही होती है वो इम्पैक्ट्स जो वो खुद बिलीव कर रही होती है। लाइक इसमें हम अगर देखें तो हमारे पास जो कौन ने इसने PPT को डिफाइन किया था कि ये सिस्टमेटिक सेट ऑफ बिलीफ है, यानी सिस्टमेटिक सेट ऑफ बिलीफ थ्योरीज दैट गाइडिंग टीचर प्रैक्टिसेस यानी प्रैक्टिकल दैट आर बेस्ड ऑन देयर प्रायर लाइफ एक्सपीरियंस यानी पर्सनल। यानी कहा यह गया था कि PPT जो होते हैं ये सिस्टमेटिक सेट्स ऑफ थ्योरीज होते हैं। अब ये वो बिलीफ या वो थ्योरीज होती हैं जो टीचर प्रैक्टिस कर रही होती है। अब ये जो प्रैक्टिस हो रही होती है ना, ये वो अपने एक्सपीरियंस से हासिल कर रही होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है नेचर ऑफ पर्सनल प्रैक्टिस थ्योरीज। अब अफेक्टिव प्रोफेशनल प्रैक्टिस को अगर हम देखें तो ये स्किलफुल होती हैं, अंडरटेकन विद इन रियल वर्ल्ड कंडीशन। इसमें कॉन्स्टेंट किया जा रहा होता है, लाइक वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं डिजायर कॉन्सिक्वेंसेस को। इसमें आपके पास कुछ आ जाते हैं प्राइमरी रीजंस। अब वो प्राइमरी रीजंस क्या क्या हैं, लाइक दे आर नॉट एबल टू परसीव एंड इंटरप्ट द प्रोफेशनल सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द सिचुएशन। अब ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो लैक ऑफ नॉलेज होता है जो कि प्रैक्टिशनर्स को इनेबल कर देता है कि वो एक अप्रोप्रिएट एक्शन लें किसी सर्कमस्टांसेस को लेकर। देन आपके पास कहा जाता है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास प्रोफेशनल टास्क हो और आपने उन्हें परफॉर्म किया हो। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ नॉलेज ऑफ आर्ग्रेस हैज़ डन द थ्योरीज ऑफ द एक्शन। लेकिन हम कहते हैं कि आर्ग्रेस ने कहा था कि जो थ्योरीज ऑफ द एक्शन है बेसिकली ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये था जी चैप्टर नंबर 14। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। लेक्चर नंबर 15 की तरफ चलते हैं, फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिस। अभी हमने थ्योरी के बारे में बात की ना PPT की, अब हम थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। टीचिंग जो है ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। देन आपके पास आपको पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट क्या है वैल्यूज़ का, बिलीफ का, स्किल्स का आपकी प्रोफेशनल अफेक्टिवनेस पर। देन आप उस अफेक्टिवनेस के ऊपर जब आपका इम्पैक्ट आ रहा होता है तो आप क्रिएट करते हो अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को। टीचर जो होती है वो डील करती है प्रैक्टिकल पार्टिकुलर टाइप ऑफ नॉलेज को, और जिसके अंदर वो स्पेशलिस्ट करती है एक्सपर्टीज़ को और अपनी स्किल्स को। प्रोफेशनल नॉलेज जो होता है ये शेयर करता है, कोलैबोरेट करता है ट्रेडिशन ऑफ कंडक्ट को। इसमें हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल नॉलेज जो होता है वो इज नेवर कंप्लीट, ऑफ अनसर्टेन, समटाइम अ मिस्ट्री, सिचुएटेड इन अ प्रैक्टिकल या पार्टिकुलर इफ नॉट यूनिक कॉन्टेक्स्ट। हम इसमें एथिकली इन्फॉर्म वर्क कर रहे होते हैं जिसके अंदर हम विद नॉट ऑन स्टूडेंट कह रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं लर्निंग प्रोसेस को कि हर एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस से टीचर क्या लर्न करती है, तो बीइंग अ प्रोफेशनल तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि थ्योरीज क्या हैं जिन पे हमने वर्क करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको डीप रिफ्लेक्शन होना चाहिए ताकि आप पर्सनल थ्योरी को क्रिएट कर सको। हर प्रोफेशनल जो होता है वो फ्रिक्वेंटली उसमें जजमेंट आ रही होती है, वो खुद को जज कर होता है, वो असेस कर होता है अपनी स्किल्स को। देन आपके पास ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं प्रोफेशनलिज्म के अंदर। प्रोफेशनल जो होते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन जो होती है ये एसेंशियली प्रैक्टिकल होती है। इसमें थ्योरिस्ट जो होते हैं वो हर चीज़ के बारे में या कुछ चीज़ों के बारे में जानते होते हैं। प्रैक्टिशनर जो होते हैं उन्हें सब चीज़ों का भी पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल लर्निंग के अंदर मल्टी फेस्टेड नॉलेज की, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस कैसे आपने करनी है,
किसी भी चीज़ को एक्वायर करने के लिए। अब किसी चीज़ के अंदर कम्प्लेक्स ट्रेडिशन आ सकता है, इंस्टीट्यूशन में आप कैसे बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो। थर्ड आपके पास आता है प्रोफेशनल एजुकेटर जो होते हैं वो वो प्रैक्टिस करते हैं, वो एंडरवेयर कर रहे होते हैं, बिकॉज टीचर जो होती है वो सर्व करती है स्टूडेंट इंटरेस्ट को। अब ये वो इंटरेस्ट है जिसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फर्दर हमारे पास आता है कुछ डूज आ जाते हैं जी इसके अंदर भी, डिस्कस कंक्रीट सिचुएशंस, रियल पर्सन इश्यूज, और use the first person singular because third person account do not engage people as a whole person। आपको अपनी लैंग्वेज में आई को यूज़ करना है, आप थर्ड को यूज़ करोगे तो वो engage नहीं करेगा स्टूडेंट को। stay in the movement और include the intention you as a practitioner, अपनी इंटेंशंस को इसमें इंक्लूड करें, मूवमेंट के ऊपर रहें, डेमोन्स्ट्रेट करें अपने एथिकल अवेयरनेस को, डिस्क्राइब करें अपने एक्शंस को, एलिस्टेट करें अपने नॉलेज को, अटेम्प्ट करें सर्फेस। अब ये वो सरफेस होती है जो आप उसने ग्रांट कर चुके होते हो। देन आपके पास ये लेक्चर नंबर 16 आ गया, फ्रेम परसेप्शन इंटरप्रिटेशंस। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका 16 लेक्चर। व्हाट फ्रेम्स आर, फ्रेम्स हैं क्या? फ्रेम्स बेसिकली कॉग्निटिव शॉर्टकट्स होते हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं सेंस ऑफ कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन के। फ्रेम्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इंटरप्रेट करने का वर्ड को अराउंड अस और रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड को दूसरों की तरफ। फ्रेम बेसिकली एक ऐसा मेथड है कि आप कह सकते हो फ्रेम एक ऐसी चीज़ है जो ऑर्गेनाइज करती है कम्प्लेक्स फिनोमेना को इनटू कोहेरेंट और अंडरस्टैंड कराती है कैटेगरीज को। फ्रेम्स जो होते हैं ये ऑफन एग्जिस्ट करते हैं प्रायर टू कॉन्शियस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, और इसमें हम सब्सिक्वेंट इंडिविजुअल डिसीजंस कर होते हैं। टीचर जो होता है वो डिफरेंस इन इंटरेस्ट के बेस पे, बिलीफ वैल्यूज़ के बेस पे सेपरेट नहीं होता, लेकिन उसके अंदर हम देखते हैं कि वो कैसे उस चीज़ को परसाइव कर रहा है, कैसे उस चीज़ को लेके चल रहा है। देन आपके पास इंपॉर्टेंट आता है कि एज मच मैनी फैक्टर अफेक्ट हाउ पीपल फ्रेम अ सिचुएशन which in turn influence the direction the reflection takes। इसमें हम देखते हैं डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर हम देखते हैं द डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेम्स हेल्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम द बेसिस ऑन विच दे एक्ट। इसके अंदर इंडिविजुअल जो होता है उसके अपने परसेप्शंस होते हैं, हर इंसान के अपने परसेप्शंस होते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपना एजेंडा होता है। तो आपको अब रेलेवेंस वेरियस इश्यूज हो रहे होते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ हो रही होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को असेंबल करने के लिए हम सेट ऑफ लेंसेज को यूज़ करते हैं, और लेंसेज और फिल्टर्स आप कह सकते हो। इन लेंसेज और फिल्टर्स को हम कहते हैं कि ये फ्रेम है, या अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेम्स कह सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड फ्रेम है उसे दो तरह से यूज़ किया जाता है, एज अ वर्ब और एज अ नाउन। अब अगर हम एज अ नाउन देखें तो फ्रेम जो है वो रिप्रेजेंट करता है बाउंड्री को, जो कि होल पिक्चर को डिस्प्ले कर ली होती है। लाइक आप एक फ्रेम आप अपनी तस्वीरों के बाहर जो लगाते हो ना फ्रेम, तो उसे हम एज अ नाउन लेते हैं। अब अगर एज अ वर्ब लें तो फ्रेम जो है वो क्रिएशन ऑफ फ्रेम्स कहलाता है। लेकिन इसमें हम बात करते हैं सिंपल रीडिंग ऑफ द सिचुएशन थ्रू ऑल डेलिब्रेट एनालिटिक और स्ट्रेटेजिक प्रोसेस। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना फ्रेम का, ये डेवलप हुआ था एज अ टूल फॉर एनालिसिस इन वेरियस फील्ड। अगर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या बिजनेस मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, नेगोशिएशन और एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो इन सारी चीज़ों के अंदर फ्रेम जो था वो एनालिसिस के लिए यूज़ किया गया था। लाइक इसमें हम रेलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें ना तो सिचुएशंस के अंदर तो ये डिफ़ाइन की गई थी स्कॉलर्स की तरफ से, लाइक मिन्स्की हो गया, टैनन हो गया, ग्रे हो गया। ये वो थे जिन्होंने फ्रेम को कहा था कि फ्रेम जो है वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हेल्ड करते हैं हमारी मेमोरीज़ के अंदर, और ये यूज़ करते हैं, यूज़ किए जाते हैं ताकि आप इंटरप्रेट कर सकें, आपको गाइडेंस मिल सके न्यू एक्सपीरियंस को। फ्रेम जो एक और हमारे पास डेफिनेशन आती है, फ्रेम आर आल्सो डिफाइंड एज collection of perception and thoughts that people use to define a situation, organize information, determine what is important and what is not। Frames important। क्वेश्चन आता है कि why are frames important? एक essential एलिमेंट्स आपके पास आता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के अंदर कि आप कैसे समझते हो फ्रेम्स को। फ्रेम्स जो होते हैं वो अगर डेवलपमेंट की फेज़ पे हम देखें, कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो हमें पता चला कि हम जब फ्रेम क्रिएट करते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें वाई एंड हाउ वी डू व्हाट वी डू।
अपने एक्शंस को बताएं कि हमारे जो एक्शंस है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, हमने ये काम किस लिए क्यों किया था। अगर हम डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, फ्रेम जो होते हैं वो कॉन्सेप्टलाइज यूज़ होते हैं, लाइक उसमें इंटरप्रेट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, हम कन्विंस कर सकते हैं सामने वाले को। द सोर्स एंड फॉर्म ऑफ फ्रेम्स अगर देखा जाए तो इंट्रैक्टेबल आइडियाज़ इसमें आ जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो फ्रेम को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उसमें इंट्रैक्टेबल आइडियाज़ असम्पशंस आ जाते हैं जो कि एसोसिएट किए जाते हैं कम्प्लेक्स और रीइंफॉर्मिंग इन्फोर्सिंग सेट ऑफ फ्रेम्स को। लाइक इसमें हम रिस्क की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं सिचुएशंस के अंदर, डिसीजन को देखते हैं कि क्या डिसीजन लिया गया था। अब इसमें फ्रेम्स के हम टाइप देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है आइडेंटिटी फ्रेम। इसमें टीचर जो होती है वो पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करती है। देन आपके पास आ जाता है कैरेक्टराइजेशन फ्रेम। थर्ड आपके पास आता है पावर फ्रेम। ये जो पावर फ्रेम होता है इसमें वैल्यूज़ को और असम्पशंस को एम्बेड किया जाता है ताकि वो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन और डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर के अंदर आराम से जा सकें और आपके डायनामिक ऑफ प्रोफेशंस को इंक्रीज कर सकें, इन्हांस कर सकें। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऑफ और प्रोसेस फ्रेम्स, आपको सिंपल इनके नाम लिख लेते हैं। रिस्क और इंफॉर्मेशन फ्रेम, लॉस वर्सेस गेन फ्रेम। अब जी आपके पास एक और टॉपिक आता है रीफ्रेमिंग, जिसके अंदर हम बात करते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अब एक्सप्लिसिट मैनेजमेंट हो रही होती है फ्रेम्स की। कुछ फ्रेम जो होते हैं इन्हें हम यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए। उनके गोल्स जो टीचर सेट करती है वो कुछ इस तरह होते हैं कि आप क्लैरिफाई करते हो, रिफ्रेश करते हो परसेप्शन ऑफ द इश्यूज़ को, आप प्रमोट करते हो प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को, आप लिसन करते हो दूसरों के आइडियाज़ को जो आपने पहले कंसिडर नहीं किए थे, आप शार्पन करते हो अंडरस्टैंडिंग को, आप आइडेंटिफाई करते हो हर उस सब्जेक्ट को जिसे आप मुख्तलिफ देखते हो, आप बाइसेस की तरफ जाते हो। आपकी जो बेसिस होती हैं वो डाइवर्जेंट फ्रेम को यूज़ कर रही होती हैं, आप आइडेंटिफाई करते हो डिफरेंस को। लेक्चर नंबर 17 को शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, नहीं समझ आता तो मुझसे पता कर लिया करें। लेक्चर नंबर 17 आपके पास आता है रीफ्रेमिंग फॉर रिजॉल्विंग डिफ़िकल्ट कंट्रोवर्सीज। अब रीफ्रेमिंग मैट्रिक्स जो होता है ये सिंपल टेक्निक है जो कि आपको हेल्प करती है कि आप कैसे प्रॉब्लम को लेके चलते हो, उसे कैसे देखते हो, आपका व्यू पॉइंट क्या है इसके अंदर। अब बेसिक अप्रोचेज इसमें आ जाती हैं जो कि लोगों को लोग जो होते हैं ना, लाइक आप कह सकते हो कि जो रिलाई करते हैं लोगों के डिफरेंट फैक्ट्स को, डिफरेंट एक्सपीरियंस को जो उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में हासिल किए होते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पुट करते हैं, फिर उनके बारे में बात करते हैं, हम बॉक्स यूज़ करते हैं, लाइक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हम उसमें देख रहे होते हैं, डिटेल डिस्कशंस कर रहे होते हैं। अब इन पर्सपेक्टिव के अंदर 4 PS यूज़ होता है। जो फर्स्ट अप्रोच है ना, इसको हम कहते हैं द फर्स्ट अप्रोच विच इज़ कॉल्ड द 4 PS। अब वो 4 PS क्या हैं? प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव, प्लानिंग पर्सपेक्टिव, पोटेंशियल पर्सपेक्टिव, पीपल पर्सपेक्टिव। अब जो सेकंड अप्रोच होती है रिफ्रेमिंग मैट्रिक्स के अंदर, उसमें हम जब देखते हैं तो मुख्तलिफ डिफरेंट स्पेशलिस्ट का व्यू पॉइंट होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अगर हम फोकस करते हैं ना प्रॉब्लम पर तो हमें बी श्योर होना चाहिए कि उसे डिफाइन कैसे करना है, उसे स्टेट कैसे करना है, हम उसके बारे में कितना जानते हैं और कितना हमें मज़ीद जानना है। प्रॉब्लम जो होती है उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। द प्रॉब्लम इटसेल्फ स्टेटेड क्लियरली विद इनफ contextual detail to establish why it is important। फर्स्ट आपके पास आता है जो प्रॉब्लम होती है वो बजाते खुद इतनी क्लियर होनी चाहिए, इतना उसमें कॉन्टेक्चुअल डिटेल होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम देख के पता चल जाए कि वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कि जो मेथड होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो often state as a claim or working thesis। थर्ड वन जो पर्पस होता है स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ द एक्शन द टीचर इज कंसिडरिंग। तो ये था जी लेक्चर नंबर 18 को हम करते हैं स्टार्ट। 18 के अंदर हम रीफ्रेमिंग की लेके चल रहे हैं तो स्ट्रेटेजिक क्रिएटिविटी की बात करते हैं। रेस रिपल मॉडल बहुत बड़ा मॉडल है। ये वो मॉडल है जिसके अंदर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स की कि वो उनके मतलब वो रिपल मॉडल को यूज़ करके जो उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किए थे। ये वाइगॉर्स का थ्योरी के अंदर से इसे निकाला गया था। ये अगर इसका हम बेस्ट वे देखें ना इसे समझने का तो वो है कि कितना वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, कितना टीचर जो है बच्चे को फैसिलिटेट कर सकती है।
रेस रिपल मॉडल के अंदर हम देखते हैं कि टीचर के पास कितनी एबिलिटी है कि वो बच्चों को फैसिलिटेट कर सकती है लर्निंग के अंदर। लाइक उसमें हम देखते हैं टॉप टू बॉटम देखा जाता है। रेस प्लेस जो करता है लाइक लर्निंग बाय डूइंग, इसके अंदर जो सेंटर ऑफ पूल ऑफ वाटर होता है उसमें हम बात करते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि आप इसमें बताते हो किस तरह रिपल फैन जो होता है वो इनकम्पास करता है मुख्तलिफ टाइप ऑफ लर्निंग और रिफ्लेक्शंस को। अब जी आपके पास आता है टीचर एपिस्टेमेटिक बिलीफ। पेरिस 1970 उन्होंने डिलाइनेटेड किया था, यानी डिज़ाइन किया था डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी को, जिसमें उसने एपिस्टेमेटिक बिलीफ के बताया था 4 स्टेजेस के अंदर। फर्स्ट था डुअलिस्टिक, सेकेंड मल्टीलिस्टिक, थर्ड व रियलिस्टिक। तो इसमें उसने रिलेटिविज्म की बात की थी फोर्थ के अंदर। अब अगर हम लास्ट स्टेज की बात करते हैं तो इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो कमिट करता है खुद को कि वो बिलीव रखता है कि नॉलेज जो है वो अनसर्टेन है, उसमें अकोमोडेशन हो सकती है, यानी उसमें अकोमोडेट हो सकता है। अगर हम स्कीम ऑफ कैटेगराइजेशन को देखें तो इसमें हमें पता चला जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो एपिस्टेमेटिक बिलीफ के अकॉर्डिंग चलता है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, फैक्चुअल लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो होती है डिस्टिंग्विश की जाती हैं बाय। फैक्चुअल लर्निंग जो होती है वो एम्फसाइज करती है एक्विजिशन और स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन को, और लाइक डिमांड्स हो गई, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हो गई। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को, तो ये वो सब्जेक्ट मैटर एरिया है जिसके अंदर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी मास्टर किया जाता है एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को देखा जाता है कि फैक्चुअल मैटर क्या था इस सारी प्रॉब्लम का और उस पर कंट्रीब्यूट कितना किया गया था। अब टीचर जो होती है उसमें अगर हम देखें तो टीचर बायस में भी फैक्चुअल, उसकी जो इम्पार्टिंग होती है एक्विजिशन हो रही होती है इन्फॉर्मेशन की, वो फैक्चुअल नॉलेज होती है, उसमें पैरामाउंट्स हो रहे होते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होते हैं। फैक्चुअल मटीरियल जो होता है वो सब ऑर्डिनेट टीचर को कर रहा होता है। फैक्चुअल नॉलेज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है। अब एक पर्सन जो है वो कभी भी जनरलाइज नहीं कर सकता विदाउट द वेल्थ ऑफ वैलिड कंक्रीट डेटा। इसके अंदर हम एम्फसाइज करते हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को, लाइक उसमें रिफ्लेक्शन प्रोसेस देखा जाता है जो अज्यूम करता है कि टीचर जो है उसका थ्रू ग्रास्प कितना है फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर। अब फैक्चुअल जो होता है ना एम्फसाइज करता है रिजल्ट ऑफ हार्डिंग स्टूडेंट टू लार्ज। हम यहाँ पे पेज 100 पे चल जाएंगे क्योंकि इसके बाद इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। लार्ज क्लासेस जिसके अंदर लेक्चर सेक्शन, सर्टेन जनरल एजुकेशन कोर्सेज, बहुत सारे मेंबर्स, मीनिंगफुल कॉन्सेप्चुअल फीडबैक पाया जा रहा होता है। तो ये था जी लेक्चर नंबर 18। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।